तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक तत्वों का रसायन, ठीक है। इसके अंतर्गत 16वें समूह देख रहे थे। तो 16वें समूह में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का हम अध्ययन कर रहे थे, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियों का, है ना। क्या क्या विधियां? शीश कक्ष विधि और संपर्क कक्ष की विधि, ठीक है ना। हमने पिछली कक्षा में दोनों को देख चुके हैं, है ना, शीश कक्ष की विधि और संपर्क कक्ष की विधि। इसके बाद आइए दोनों में हम अंतर देख लेते हैं, ठीक है। संपर्क कक्ष की विधि और शीश कक्ष की विधि में अंतर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क कक्ष और शीश कक्ष की विधि, दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो शीश कक्ष और ये संपर्क कक्ष, दोनों में अंतर देखते हैं हम, क्या अंतर है ना। तो पहला अंतर, शीश कक्ष से जो प्राप्त अम्ल होता है ना, वो तनु होता है ना। पहला अंतर ये होगा कि इससे जो हमको प्राप्त होता है वो तनु अम्ल प्राप्त होता है। H2SO4 जो प्राप्त होता है कौन सा? तनु प्राप्त होता है। संपर्क कक्ष में जो अम्ल प्राप्त होता है वो हमको सांद्र अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। लिख लीजिए आप, संपर्क कक्ष में हमें सांद्र अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। दूसरा अंतर क्या होगा कि शीश कक्ष विधि से जो हमको अम्ल प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है ना। हमको जो प्राप्त होता है वो अशुद्ध अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। और संपर्क कक्ष में हमको जो अम्ल प्राप्त होता है वह शुद्ध अम्ल प्राप्त होता है, शुद्ध अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से शीश कक्ष में, है ना, उत्प्रेरक के रूप में NO2 का प्रयोग करते हैं, है ना। उत्प्रेरक NO2 का प्रयोग किया जाता है ना। और ये प्रयोग NO2 का हम बार बार प्रयोग करते हैं, ठीक है। NO2 का बार बार क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ना। और इसमें संपर्क कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, V2O5, या तो प्लेटिनियम युक्त एस्बेस्टॉस, है ना। प्लेटिनियम युक्त एस्बेस्टॉस या उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक। चौथा नंबर अंतर होगा, आप इसको पूरा लिखेंगे ना, मैं मेन पॉइंट को बस लिख दे रहा हूं, ठीक है जी। चौथा अंतर क्या होगा कि शीश कक्ष जो विधि उसको लगाने की जो कीमत है वो सस्ती है, लेकिन चलाने की कीमत क्या है? अधिक है, ठीक है। इसमें भी ये अंतर होगा, मतलब लगाने की जो कीमत है ना, इसको शीश कक्ष को लगाने की कीमत कम है, लेकिन चलाने की कीमत अधिक है, चलाने की कीमत अधिक, ठीक। अब इसका जस्ट उल्टा इसमें होता है संपर्क कक्ष में। इसमें क्या होता है? इसमें लगाने की कीमत अधिक है, लगाने की कीमत अधिक, लेकिन चलाने की कीमत कम है, चलाने की कीमत कम है, ठीक। एक और अंतर है, पांचवा नंबर, इसको लगाने के लिए, शीश कक्ष को लगाने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है ना। अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, आधान घेरता है, घेरता है। संयंत्र बहुत बड़ा है ना, और इसमें कम स्थान, कम स्थान घेरता है, ठीक है।
ठीक है ना। क्या है, शीश कक्ष और संपर्क कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की विधि दोनों में हम अंतर देखें, अंतर देखते हैं तो क्या होता है, शीश कक्ष विधि में जो अम्ल हमको प्राप्त होता है वो तनु अम्ल प्राप्त होता है ना, 65% सांद्र होता है ना वो, और इसमें करीबन सांद्र अम्ल जो प्राप्त होता है 98-99% होता है। ठीक है, इसमें जो अम्ल प्राप्त होता है वो अशुद्ध अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें जो हमको अम्ल प्राप्त होता है वो शुद्ध अम्ल प्राप्त होता है। क्यों शुद्ध अम्ल प्राप्त होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, धूल कक्ष से, है ना, फिर हम क्या ध्वन स्तंभ से गुजारते हैं, ध्वन स्तंभ से गुजारने के बाद आर्सेनिक शोधक कक्ष से, है ना, आर्सेनिक की अशुद्धि होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, परीक्षण बाक्स से गुजारते हैं, है ना भी, संपर्क कक्ष में हमने देखा ना भी, परीक्षण बाक्स से गुजारते हैं। यदि परीक्षण शुद्धि रहेगी तो पुनः उसको क्या कर दिया जाता है, वापिस भेज दिया जाता है शुद्धिकरण के लिए। ठीक, यहाँ जो अम्ल प्राप्त होता है हमको शुद्ध अम्ल प्राप्त होता है, और यहाँ पर, है ना, हमको अशुद्ध अम्ल प्राप्त होता है। केवल एक ही बार वहां पर उसका शोधन किया जाता है, धूल कक्षा से केवल एक ही बार गुजारा जाता है। ठीक, समझ में आई बात, है ना। अब इसमें जो उत्प्रेरक है ना NO2, है ना, NO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और NO2 हमको बार बार देना पड़ता है। शीश कक्ष विधि में जो NO2 उत्प्रेरक का काम करता है ना, उसको हम बार बार देते हैं। ठीक है, लेकिन है ना, यहाँ पर उत्प्रेरक जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या तो प्लेटिनियम युक्त एस्बेस्टॉस का प्रयोग करते हैं, उसको हम एक ही बार देते हैं। ठीक, ये भी अंतर हो गया। 4th नंबर, इसमें लगाने की कीमत कम है। देखिए, इसको हम शीश कक्ष को लगाने की कीमत क्या है, कम है, लेकिन चलाने की कीमत क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी, है ना, लेकिन जस्ट इसका विपरीत संपर्क कक्ष क्या है, लगाने की कीमत अधिक है, मतलब एक बार लगा दीजिए, लेकिन चलाने की जो कीमत है वो क्या है, कम है। ठीक है ना। और शीश कक्ष विधि जो है अधिक स्थान घेरता है, उसका जो संयंत्र लगाते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्थान घेरता है, और संपर्क कक्ष जो हम लगाते हैं उसमें स्थान क्या होता है, कम घेरता है। तो दोनों में अंतर देखें तो बेटर कौन सा है, संपर्क कक्ष है नहीं, संपर्क कक्ष की विधि सबसे क्या है, बेटर है सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो ये समझ आ गया आपको, है ना। के बाद आइए हम आगे बढ़ें तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या क्या उपयोग हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कई रसायन बनाने में किया जाता है। पहला उपयोग क्या है, कई प्रकार के इसमें उपयोग देखें तो कई प्रकार के रसायन बनाने में उपयोग होता है। ठीक, उसी प्रकार से विस्फोटक में भी उपयोग होता है। TNT बनाने में विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक बनाने के लिए, खाद बनाना है ना, उर्वरक बनाने में, रासायनिक जो खाद है वो बनाने में उपयोग किया जाता है, उर्वरक बनाने में। उसी प्रकार 4था नंबर, रंजक है ना, डाई है ना, रंजक बनाने में। इसके अलावा कई दवाइयाँ बनाने में, है ना, दवाई बनाने इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दवा है, उसके अलावा प्लास्टिक है ना, दवा प्लास्टिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे आप लोग जानते हैं बैटरियों में, है ना, बैटरी जो पानी होता है ना भी, बैटरियों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, आप लिख लीजिए, बैटरियों में के धातु कर्म बनाने में, ठीक है, बैटरियों में उपयोग किया जाता है ना। उसी प्रकार कृत्रिम रेशम बनाने में भी उपयोग होता है। कृत्रिम जो रेशम बनता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से फोटोग्राफी में, है ना, फोटोग्राफी जब आप पढ़ेंगे फोटोग्राफी तो उसमें प्रयोग होता है फिल्म डेवलप करने के लिए। फोटोग्राफी में चर्म शोधन में भी उपयोग करते हैं। चमड़े के जो शोधन होता है ना शुद्धिकरण के लिए, तो चर्म शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोल तार में भी इसका उपयोग करते हैं ना। एक लाइन और सब लिख सकते हैं, चर्म शोधन कोल तार डामर जो उसमें भी इसका यूज होता है। तो बहुत सारे यूज हैं, है ना।
ठीक है जी, तो ये समझ आ गया आपको, है ना। हमने क्या क्या देखा, शीश कक्ष विधि और संपर्क कक्ष विधि में अंतर और इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, है ना। सल्फर हम देख रहे हैं, तो सल्फर के अक्षीय अम्ल देख, सल्फर के प्रमुख अक्षीय अम्ल क्या क्या हैं, है ना। सल्फर के अक्षीय अम्ल की संरचना, अक्षीय अम्लों की संरचना, नाम और सूत्र, है ना। संरचना, नाम एवं सूत्र लिख लेंगे। सल्फर के अक्षीय अम्लों की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने फास्फोरस का देखा, ठीक, हमने किसका देखा, फास्फोरस, फास्फोरस का अक्षीय अम्ल देखे ना, उसी प्रकार सल्फर के भी अक्षीय अम्ल हैं, है ना। तो सल्फर के कौन कौन से अक्षीय अम्ल हैं उनको हम देखें। तो पहला है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए, सल्फर, है ना, H और ये आपका OH, ये आपका संरचना है H2SO4। ठीक है, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो पहला अक्षीय अम्ल है। उसी प्रकार से दूसरा, है ना, पहला अक्षीय अम्ल हो गया। इसमें क्या होता है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, है ना, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, OH, है ना। इसको हम द्विक्षारकी भी बोल सकते हैं ना, OH दो है, डबल क्षारकी बोल सकते हैं। हाँ, एक चीज और, इसमें ऑक्सीकरण संख्या, है ना, ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की होगी +6, है ना, नोट कर लेंगे, +6, है ना। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा बनाते चलेंगे। दूसरा आपका होता है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फर में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, OH और ये OH, इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO3, है ना, H2SO3। इसमें सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो +4 होता है। ठीक, इसके बाद है, हाँ, एक चीज और यहां पर ध्यान देंगे, याद करने का जो तरीका है ना। देखिए, बहुत सारे हैं, करीबन हम 6-7 देखेंगे, 7 तक देखेंगे लगभग। तो हमको 5 याद रखना, जनरली 5 पूछा जाता है। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को याद कर लिए, हमको मालूम है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो जैसे एक संरचना आपको याद है ना, तो बाकी याद हो जाएगा। जैसे सल्फर, है ना, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है, OH, है ना। अब इसी में हम चेंज कर दें तो सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, है ना, लोन पेयर, बाकी तो नीचे सेम है, पूरा सेम है ना, नीचे सल्फर से पूरा सेम जुड़ा हुआ है, बस यहाँ पर क्या हो गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया।
ठीक, एक तरीका और है, क्या है कि जैसे यहाँ पर H2SO3 है ना, सूत्र भी याद कर लोगे तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? H2SO3 है, उसके बाद क्या है H2SO4 है ना, 3 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं हम H2SO5 है ना, तो ये तो समझ आ रहा है ना। H2SO3 कैसा हो रहा है, हाइड्रोजन 2 है ना, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3। उसी प्रकार से यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 2 3 है ना, 4 है ना, 1 2 3 और 1 4, ठीक, सल्फर तो एक ही है ना। इसके बाद तीसरा नंबर बोला मैं क्या, H2SO, जिसको बोलते हैं पराक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल, पराक्सी सल्फ्यूरिक, ठीक। इसका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O, ठीक, डबल बॉन्ड O है ना, और ऑक्सो बॉन्ड है ना, ये ऑक्सो बॉन्ड कहलाता है, OO ऑक्सो बॉन्ड कहलाता है H, ठीक, और ये OH। इसका नाम है पराक्सो या पराक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होगा H2SO5 और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक होगा +6, ठीक। तो 3 याद हो जाना चाहिए आपको। इसका देखो पराक्सी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ओ बॉन्ड है ना, देखिए O और O क्या है, बॉन्ड है, इस वजह से ये क्या हो गया पराक्सो। बाकी तो सेम है, इसके जैसा है, सेम स्ट्रक्चर देखिए S है ना, ये पोर्शन देखिए और ये वाला पोर्शन देखिए सेम है यहाँ तक, और OH भी सेम है ना। इस खाली यहाँ पर क्या हुआ है, OH की जगह पराक्सो बॉन्ड, मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ गया, OH तो वहां भी है कि नहीं, वहां बीच में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। याद करने का तरीका देखिए, या तो पहले कीजिए आप H2SO3 है ना, स्ट्रक्चर उसका आप देख लीजिए, फिर H2SO4, फिर H2SO5, समझ में आया बात है ना, ये समझ आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तीसरा नंबर ना, इसमें सल्फर के ऑक्सी अम्लों में केवल नाम, संरचना और सूत्र लिखे करके आता है बस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर, हम इसमें देखें तो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल मतलब जहां 2 क्या होंगे, सल्फर होंगे, ठीक। तो इसको देखें, S है ना, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये OH और ये आपका OH, लेंगे थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। इसका सूत्र क्या होगा, H2 है ना, H2, ठीक है, सल्फर कितना है 1 और 2 है ना, इसको ठीक से बनाइए। इसको थायो नाम क्यों पड़ा, 2 सल्फर है ना, इस वजह से थायो है ना। तो H2S2 और ऑक्सीजन कितना है 3 O3, ठीक, H2S2O3 है ना। इसमें सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +2 होगा, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 5th नंबर,
हम देखें डाइथायोनिक अम्ल। डाइथायोनिक अम्ल मतलब हम देखें H2H2O3 देखें, इसी में हम क्या करेंगे H2H2O6, है ना। कैसे होगा देखिए, डाइथायोनिक, ये थायो है ना, ठीक है। वहां डाइथायोनिक मतलब देखिए क्या होगा डाइथायोनिक में, S डबल S डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ से डबल बॉन्ड O, ठीक। उसके बाद इधर भी आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड, है ना, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, और ये OH और यहाँ भी OH। इसका नाम होगा डाइथायोनिक अम्ल, डाइथायोनिक अम्ल। देखिए इसको भी हम यहाँ H2H2O3 बनाए, तो इसका सूत्र होगा H2, है ना, 2 H हो गए, S कितने हैं, 2 हैं, है ना। ऑक्सीजन की संख्या बस चेंज हो रही है ना, 1 2 3 4 5 6 O6, मतलब यहाँ पर 2 अणु लिए हैं, ठीक है, ठीक। कितना लिए हैं, 2 अणु लिए हैं, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कीजिए फिर, है ना, ठीक है ना। इसमें आपका सल्फर का ऑक्सीकरण होगा प्लस, है ना, सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक होगा क्या होगा, +5। H2H2O3 H2H2O6। अब O7 वाला देख लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, O7। देखिए लाइन से चल रहे हैं, हमने क्या देखा, H2SO4 वाला देखा ना, H2SO3 H2SO4 फिर H2SO5, ठीक। नेक्स्ट है आपका 6th नंबर, है ना, H2H2O7, है ना, जिसको पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फर, है ना, ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। बाकी डबल बॉन्ड तो होगा, है ना, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इधर OH और ये फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक। यहाँ भी OH और 2 अणु जुड़ेंगे इसके सके, 2 अणु, है ना, 2 अणु जुड़ रहे हैं, OH सेम स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ बीच में बस ऑक्सीजन है, ये और ये सेम है ना। देखिए इसका सूत्र है H2 सॉरी, हाँ ये ना ऑक्सीजन ही होगा ना, ये ऑक्सीजन ही होगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ना, OH नहीं आएगा, O ही आएगा, ऑक्सीजन ही आएगा, ठीक। O7 H2H2O7, इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 होगा। कैसे, H2, हाँ देखिए H2 है ना, 2 हो गया, 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, ठीक, O7 हो गया, है ना। इसका नाम क्या बोला, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है, ठीक। इसके बाद आइए 7th नंबर, है ना, H2O7 देख लिए। अब हम O8 देख लेते हैं, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, है ना, जिसको क्या कहेंगे, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, SO डबल, मतलब ऑक्सो बंद होगा, है ना, ऑक्सो बंद होगा मतलब ऑक्सीजन, इस प्रकार से S, ठीक। इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये OH, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ भी
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर है, सॉरी उसमें नहीं, सल्फर में यहाँ बॉन्ड नहीं होगा, इससे जुड़ेगा। ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH। ठीक है, यहाँ पर देखिए O बॉन्ड है ना, मतलब पर ऑक्सी बॉन्ड होगा। इसका नाम क्या होगा? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सी इसका सूत्र होगा H2S2O8, है ना भाई। H2 2 है, सल्फर 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन है ना। और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, सल्फर का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण अंक +6 होगा। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए? सल्फर के ऑक्सी अम्ल हो गए, है ना। ठीक, क्या हो गया? सल्फर के ऑक्सी, प्रमुख ऑक्सी अम्ल हो गए। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़े, है ना। हम सल्फर देख रहे हैं, तो सल्फर में क्या है? सल्फर का प्रमुख रासायनिक यौगिक देखें H2SO4, है ना। इसके बाद एक है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड का इसमें प्रमुख रूप से रासायनिक गुण पूछा जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमुख रासायनिक गुण, है ना। तो उनमें उनको हम देख लेते हैं। SO2 का रासायनिक गुण, SO2 का रासायनिक गुण, तो प्रमुख रासायनिक आता है अवकारक गुण, है ना। अवकारक गुण, अवकारक गुण, ठीक है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र अवकारक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? तीव्र अवकारक, तेज गति से, है ना, तेज गति से क्या करता है? अवकरण करता है। ठीक है, अब ये अवकरण कितने, ये 2 प्रकार का करता है। ठीक है, एक क्या अवकरण करता है कि नमी की उपस्थिति में हाइड्रोजन देता है। नमी की उपस्थिति में क्या देता है? नवजात हाइड्रोजन देता है। ठीक, और एक चीज और, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, अवकारक जो गुण है उसमें ये मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जो उपयोग है वो प्रतिक्लोर के रूप में भी होता है। प्रतिक्लोर मतलब एंटीक्लोर, है ना। किस रूप में होता है? प्रतिक्लोर के रूप में। तो प्रतिक्लोर इसमें हम देखते हैं तो हैलोजन का हैलोजन अम्लों में अपचयन देखें, तो उसमें आपको उदाहरण लेंगे, हम उदाहरण लेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हैलोजन का हैलोजन अम्लों में अपचयन देखते हैं, जो नमी की उपस्थिति में हाइड्रोजन देता है। हैलोजन, हैलोजनों का हैलोजन अम्ल में अपचयन, है ना। हैलोजनों का हैलोजन अम्लों में अपचयन। ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नमी की उपस्थिति बोला ना, मतलब पानी होगा, है ना। नमी बोला तो पानी होगा, इसमें क्या देता है? ये नवजात हाइड्रोजन देता है। ठीक है, तो ये H2SO4 बनाएगा और H2SO4 बना के क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा 2H। ठीक, अब किसी विलयन में, है ना, यदि Cl की मात्रा रहती है, क्लोरीन की मात्रा रहती है, कोई विलयन में क्या हो, क्लोरीन की मात्रा होती है, तो वो
जो ये हाइड्रोजन जो देता है ना भाई, हाइड्रोजन जो देता है, इस हाइड्रोजन के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। ठीक, जैसे किसी विलयन में क्लोरीन उपस्थित है, मान लेते Cl2 है ना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर में भी ले सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, उस विलयन में क्लोरीन उपस्थित है ना, तो Cl2 प्लस है ना, इसका वो हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो जाता है ना, क्रिया, हाइड्रोजन के द्वारा क्रिया होकर क्या बनाता है, HCl बनाता है, 2HCl। ठीक है, तो इस क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड किसका काम करेगा, एंटीक्लोर का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रतिक्लोर है ना, इसका उपयोग प्रतिक्लोर के रूप में होता है, प्रतिक्लोर है ना। ठीक है जी, प्रतिक्लोर या इंग्लिश में बोलते हैं एंटीक्लोर। ठीक, रिएक्शन क्या होगी देखिए, यहां से हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिख लेते हैं है ना, क्या है Cl2 प्लस SO2, ठीक, Cl2 SO2 और पानी 2H2O, उधर क्या बचा आपका HCl और H2SO4। इस प्रकार से समीकरण कंप्लीट होती है। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया में देखिए ये क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन से ये जो H है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। मतलब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड किसका काम किया, किसका काम कर रहा है, प्रतिक्लोर का, एंटीक्लोर का, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड एंटीक्लोर या प्रतिक्लोर का काम करता है। ठीक जी, है ना, और कैसे करता है बता दिया मैंने, है ना। तो ये प्रमुख गुण में आपका अकारक गुण हुआ। ठीक, इसके बाद एक और प्रमुख गुण है क्या, विरंजन, है ना, विरंजन गुण या विरंजक गुण बोलते हैं। विरंजन मतलब क्या होता है, रंग उड़ाना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, समझाइए, सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन अस्थायी होता है, क्यों। सेकंड नंबर, दूसरा है इसी में रासायनिक गुण में विरंजन गुण। विरंजन का मतलब होता है कलर को डैमेज करना, कलर उड़ाना, है ना। तो ये जो विरंजन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए होगा, है ना, अस्थायी होता है, अर्थात कुछ समय के लिए होगा। क्यों, है ना, देखें तो ये जो है नवजात हाइड्रोजन देता है ना, और नवजात हाइड्रोजन द्वारा विरंजन दो, ये भी जैसे अवकारक गुण दो तरह का होता है ना, इसी प्रकार से ये भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो नवजात हाइड्रोजन द्वारा विरंजन होता है, नवजात हाइड्रोजन द्वारा विरंजन, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, जैसे हमने अभी अकारक गुण में देखा था ना, है ना, H2SO4 बनेगा और H2SO4 बन के क्या हाइड्रोजन देता है, 2H हाइड्रोजन। ठीक है ना, देखिए अस्थायी होता है ना। जैसे ही हम सल्फर डाइऑक्साइड को बोलना चाहिए कि कलरफुल, है ना, जो कलरफुल जैसे फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, उसमें डालते हैं तो उसका कलर को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक, और डैमेज करने के बाद, है ना, कलर उड़ाने के बाद पुनः फिर कलर में आ जाता है ना। इस वजह से इसका कलर क्या होता है, अस्थायी, मतलब इसका विरंजन अस्थायी होता है। ठीक है ना। ये नवजात हाइड्रोजन द्वारा विरंजन हुआ। इसके बाद दूसरा, पदार्थ में ऑक्सीजन लेकर, पदार्थ में ऑक्सीजन लेकर, पदार्थ में ऑक्सीजन लेकर सल्फर डाइऑक्साइड
SO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, और ये H2SO4, ये भी अस्थायी होता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, विरंजन गुण सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख गुण है ये, है ना, कि क्या सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन अस्थायी होता है, क्यों बताइए। तो ये नवजात हाइड्रोजन द्वारा विरंजन करता है, पुनः, है ना, ऑक्सीजन लेकर क्या सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब इस नवजात हाइड्रोजन द्वारा विरंजन होता है और पुनः क्या रंग आ जाता है ना। किसी रंगीन पौधे या पत्तियों या फूलों में आप सल्फर डाइऑक्साइड डालोगे ना, तो कुछ समय बाद देखोगे पुनः उसका रंग वापस आ जाता है। ठीक, इस वजह से अस्थायी होता है। ठीक, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो गई। इसके बाद देखिए एक चीज हमने पढ़ा, क्या, ओजोन। ओजोन के बारे में हमने पढ़ा। तो ओजोन के बारे में उनके रासायनिक गुण, प्रमुख रासायनिक गुण के बारे में बताना मैं भूल गया, तो उसको देख लीजिए आप, है ना। जब इसका सल्फर डाइऑक्साइड का देख रहे हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो ओजोन का रासायनिक गुण, इसको ओजोन जहां पढ़े हो ना वहां ऐड कर लीजिएगा। ओजोन का प्रमुख रासायनिक गुण, इसमें सबसे पहले है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण में ओजोन का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन में। ठीक है, ओजोन का O3, है ना, O3 मतलब ऑक्सीजन, ओजोन क्या हो जाता है, टूट जाता है, विच्छेदित हो जाता है, किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, O2 प्लस O में। ठीक, ओजोन किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, ये इसका ऑक्सीकारक गुण है, मतलब अपने अणुओं में टूट जाता है ओजोन। ठीक, इसके बाद है इसमें अवकारक गुण। अवकारक गुण में क्या है, H2O2, है ना, इसके साथ ओजोन अभिक्रिया करके पानी और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक, ये प्रमुख अवकारक गुण है इसका। ठीक है, H2O2 प्लस O3, H2 और पानी, ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड। हाइड्रोजन पराऑक्साइड ओजोन के साथ अभिक्रिया करके H2O और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये प्रमुख इसका क्या है, अवकारक गुण है। इसके बाद इसमें एक और है विरंजन गुण, है ना। विरंजन गुण या विरंजक गुण, देखिए आपका ओजोन, है ना, ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन विच्छेदित होकर क्या होता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन देगा, तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है ना, रंगीन कोई भी पदार्थ रहेगा, जैसे रंगीन पदार्थ को ये जो ऑक्सीजन है ना, वो रंगहीन बना देता है। मतलब ऑक्सीजन के कारण ही क्या हो जाता है, कलर डैमेज हो जाता है। रंगहीन पदार्थ, ठीक है, इस प्रकार से इसका विरंजन होता है। ठीक है ना। विरंजक गुण में क्या है, ओजोन अपने अणुओं में विच्छेदित हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन में विच्छेदित हो जाता है, नवजात ऑक्सीजन देता है ना। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है रंगीन पदार्थ को, है ना, रंगीन पदार्थ के कलर को क्या कर देता है, उड़ा देता है और रंगीन बना देता है। ठीक, तो ये
सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जो छूटा हुआ था उसका ये क्या हुए, प्रमुख रासायनिक गुण हुए। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक।